सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में, आज के इस दिन में। उनका भी जो मुझसे जूम पर जुड़े हुए हैं, और उन सब का भी जो यूट्यूब के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, हर दिन अपना प्यार मुझे देते रहते हैं। तो सभी को हृदय से धन्यवाद। उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद जो ये सब क्रिएट करा रहे हैं। वो विचार दे रहे हैं, और वो विचार फलीभूत हो रहे हैं, निकल रहे हैं, एक्शन हो रहा है उन पर। उसके लिए उनका धन्यवाद। आज का सेशन थोड़ा सा इमोशनल होगा, कुछ चीजें रियलाइज होगी। सुबह सुबह जो इंट्यूशन हुई है, उसी इंट्यूशन को आगे लेकर आज का सेशन करने वाली हूँ। आज का सेशन है रिश्ते, हमारे रिश्ते। तो आजकल और पहले में रिश्तों में क्या चेंजेस आए हैं, कोई बताएगा? पुराने जमाने के हमसे, हमारे दादी नानी या हमारी माता पिता के और हमारे जनरेशन वाले रिश्तों में क्या अंतर आया? गैप गैप थोड़ा इसको एलोबरेट करो, गैप को। पहले तो संयुक्त परिवार मिलते थे, कंबाइंड हम्म। हम्म। बिग फैमिलीज। अब हम्म। न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर हम्म। फैमिलीज में भी गैजेट्स आने की वजह से हम सब लोग नारायण नारायण। नारायण। हाँ। आजादी, आजादी जो लोगों को शब्द है ना, उस आजादी वाले शब्द में ने सेंध लगा रखी है, रिश्तों के बीच में सेंध लगा रखी है। सेंध समझते हो सभी? कौन कौन समझता है सेंध? जी हाँ। हाँ जी, हाँ जी। है ना, सेंध होती है। पहले क्या करते थे, अब तो चोर लॉक तोड़ते हैं और घर में घुस जाते हैं। पहले क्या होता था, कच्चे मकान होते थे तो वो दीवारें काट लेते थे कि अंदर घुस जाएं और सामान निकाल के लेते, जब कच्चे घर होते थे। तो उसे बोलते थे सेंध लगाना, कहीं से काट लेना और अंदर घुस जाना, और सब कुछ साफ कर देना, पूरा पूरा घर साफ कर देते थे। जितना भी कैश, सोना, चांदी, वैल्यूएबल्स होते थे, सब ले जाते थे वो। इवन मार तक जाते थे लोगों को। मेरे ही किसी नोन में कोई रिलेटिव थे, उनके साथ हुआ था कि डकैती हुई थी, और जो घर के ओनर थे, उनको, उनके सर पे कुछ मार गए थे वो। लोगों को लगा कि बस सब ले जाओ, इन्हें छोड़ दो। घर वालों ने सब उन्हें दे दिया, लेकिन वो तब तक पता, घर वालों को पता ही नहीं था कि वो ऐसे नीचे बैठे हैं, वो मर चुके हैं। और जब वो डाकू चले गए तब देखा तो वो डेड थे। तो ऐसा कुछ होता था। जो सेंध को मैंने एक्सप्लेन किया कि वो सेंध ऐसी होती थी जो सब कुछ खींच सकती थी। तो आज भी दो चीजें, आजादी और अधिकार, इन दो चीजों की वजह से हमारे रिश्तों में सेंध लग रही। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में जो ईशा जी ने बोला कि संयुक्त परिवार होते थे, तो बहुत सारी चीजों में हम अपने अलावा रिश्तों में, अगर पति पत्नी का रिश्ता है या माँ बाप के साथ बच्चे का रिश्ता है, उसमें बहुत सारे चीजें रोके रहने के लिए उन रिश्तों को, बाहर से भी होती थी, अंदर से तो होती थी, बाहर से भी होती थी। लोग क्या कहेंगे, अ, उसके सामने ये बात आएगी तो क्या होगा, वो मेरे लिए ऐसे सोचेगा, या वो मुझे प्रेशर डालेगा, या मतलब बाकी लोगों का भी दबाव होता था। जिस दबाव को आजकल के लोग कहते हैं कि ये बंधन है, लेकिन वही दबाव उन रिश्तों को चिपकाए रहता था। जैसे हम किसी चीज को आजकल आजकल इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको। हाँ, आजकल इंटरफेरेंस बोलते हैं। हाँ, तो जैसे हम किसी चीज को चिपकाना है, अगर मुझे इन दोनों चीजों को चिपकाना है, कोई पेपर को एक दूसरे के साथ चिपकाना है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ग्लू लगाऊंगी, तो मुझे उसको थोड़ी देर दबा के रखना पड़ता है। लकड़ी के साथ जब प्लाई को जो चिपकाया जाता है उस हार्डबोर्ड के साथ, तो उस पे भी एक वाइट कलर का टेप लगा के छोड़ा जाता है कुछ दिन के लिए, चिपकाने के बाद उस माइका को, ताकि वो स्टक हो जाए, अच्छे से चिपक जाए, अच्छे से स्टिक हो जाए। उसको भी दबाव दिया जाता है, उसको भी चिपकाया जाता है। तो जब कहीं कुछ जोड़ा जा रहा है तो वहां दबाव की जरूरत होती है। वो दबाव हमने हटा दिया आजादी के नाम पर, तो रिश्ते भी उतने मजबूती से नहीं जुड़ रहे होते। सेकंड्स लगते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे रिश्ते के बनने से, मेरे रिश्ते के तोड़ने से, इवन मेरे माँ बाप के ऊपर भी क्या फर्क पड़ेगा, लोगों ने वो सोचना छोड़ दिया।
मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जिसके साथ मेरा रिश्ता है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो भी सोचना छोड़ दिया। तो कोई भी रिश्ता या व्यापार, मैं दोनों को एक तरीके से बताती हूँ। हमेशा मैं इस चीज को कहती हूँ कि तीन तरीके से लोग काम करते हैं। ये रिश्ता भी तो एक एग्रीमेंट ही होता है ना। जैसे किसी के साथ व्यवसायिक एग्रीमेंट होता है, किसी के साथ जॉब में भाई क्या होता है, वो प्रपोजल देता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, आप ये करोगे आपको इस तरीके से पैसा मिलेगा। यही तो होता है ज्वाइनिंग लेटर में। तो वो एक एग्रीमेंट ही होता है एक तरह से, कि आप 30 दिन काम करोगे तो हम आपको ये देंगे। तो वैसे ही रिश्ता है। तो रिश्ते में क्या है, या व्यवसाय में भी, दोनों चीजों में आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे एग्रीमेंट करते हैं, मेरा क्या फायदा है बस, ईशा का और मेरा रिश्ते में मेरा क्या, मुझे क्या मिल रहा है, मेरा सारा फोकस उस पर है, भाड़ में जाए ईशा, ईशा की जिम्मेदारी है, ईशा खुद को देखेगी, मैं अपना फायदा देखूं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये, उसका नुकसान भी हो जाए, फायदा नहीं देख रही, उसका नुकसान भी हो जाए, मुझे कोई नहीं फर्क, मेरा फायदा होना चाहिए। ये दूसरी कैटेगरी हो जाती है। तीसरी कैटेगरी वो होती है, ना मेरा नुकसान हो ना उसका नुकसान, ऐसा क्या करूं। और चौथी कैटेगरी होती है, जिसमें इंसान कहता है मेरा भी फायदा हो जाए और ईशा का भी फायदा हो जाए। कैसे हो, वो करे, वो वाला एग्रीमेंट करे जिसमें हम दोनों का फायदा। चारों में से कौन सा लंबा चलेगा, कोई बताएगा? चारों दोनों का तरीके, फायदा हो, है दोनों का ना, फायदा। लास्ट वाला फोर्थ वन जो होगा वो ज्यादा चलेगा। जो अब छूटता जा रहा है, लोग अपने कर्तव्यों से की तरफ नहीं देख रहे, सिर्फ अधिकारों की तरफ देख रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है वो भी नहीं देख रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं वो भी नहीं देख रहे हैं। हम उतनी वैल्यू दे रहे हैं क्या, हम बाजार से अगर कहीं 10 रुपए देते हैं तो हम देखते हैं ना 10 रुपए के बदले में हमें क्या मिल रहा है। यहाँ हम क्या दे रहे हैं, हम नहीं सोच रहे। वो दोनों में से एक भी हो सकता है, वो दोनों भी हो सकते हैं। और उसी वजह से रिश्तों में टकराव आ रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, और रिश्तों की वजह से हमारी भावनाओं को एक नया आयाम मिलता है। हम भावनाओं के पुलंदे हैं सारे। अगर हम उन्हीं भावनाओं को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो रिश्ते भी नहीं बचेंगे, या रिश्तों को अगर हम हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हमारी भावनाएं भी नहीं बचेंगी। और अगर इंसान में से उसकी भावनाएं निकाल दी जाए तो इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। जानवरों में भावनाएं तो थोड़ी सी कम होती हैं, उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी हमें होती हैं उनमें भी। वो भी अपने बच्चों के लिए तड़प रहे होते हैं, वो भी मालिक से प्यार जता रहे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर और ज्यादा होती है। उनको ही अगर हमने हटा दिया तो हमारे रिश्ते रिश्ते नहीं बचेंगे। तो आजकल जो हो रहा है, अ, रिश्तों वाले सेशन में वैसे मुझे ये करना था, लेकिन हमने अपने जीवन में जिन रिश्तों के लिए स्टार्ट किए हैं, जो रिश्ते कुछ तो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं, वहां पर तलाक का ऑप्शन नहीं होता। इसलिए लोग दूर होते भी हैं तो भी कुछ दिनों के लिए, लेकिन परमानेंट वो रिश्ते खत्म नहीं करते। भाई बहन की लड़ाई होती है, दो भाइयों की लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी की वजह से कोर्ट केस हो गया हो तो भले ही हो जाए वो झगड़ा, लेकिन उन केसेस में भी मैंने देखा है कि कभी ना कभी इमोशंस जागते हैं, किसी के दुख में किसी के सुख में, और दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है जहां पर कानून बीच में आ गया, एक से, जहां पर हमारे पास तोड़ने का ऑप्शन आ गया, वहां रिश्ते बहुत जल्दी बिखर गए। और ये हमारा समाज है, हमारे आसपास जो सब हो रहा है उसका असर हम पर, हमारे परिवार पर भी लेटर और सुनर पड़ने ही वाला है। तो क्यों ना इसकी सजगता के ऊपर काम किया जाए? क्यों ना देखा जाए कि कहाँ कहाँ मैंने क्या दिया और क्या क्या मुझे मिल रहा है। फायदा और नुकसान के साथ साथ वो रिश्ता बच रहा है क्या, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में यही हो रहा है कि लोग अपने, अब मुझे क्या मिल रहा है सोच के बाकी सब कुछ खत्म कर रहे हैं। हम अगर किसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, मैं अगर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे भी कुछ मिल रहा होगा, आपको मेरे से कुछ मिल रहा है तो मुझे भी कुछ मिल रहा होगा। मैं कुछ दे रही हूँ, आप कुछ दे रहे हो, दोनों ही गिव एंड टेक है, इसलिए रिश्ते चल रहे हैं। आप मुझे प्रेम और सम्मान दे रहे हैं, मेरे पास जो है, जो मुझे मिला है मेरे गुरुओं से, वो मैं आप लोगों तक ट्रांसफर कर रही हूँ।
वो आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो रही है, इसलिए आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो, इसीलिए आप लोगों को मुझसे इतना प्रेम है, मुझे आपसे इतना प्रेम है। तो वैसे ही हम अपने रिश्तों को कर्तव्य के चश्मे से अगर देखना शुरू करेंगे, रिश्ते वो मेरे अपने साथ भी और अपने अपनों के साथ भी, दोनों के साथ है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि सेल्फ लव पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन वो जिसके साथ भी आप अपने रिश्ते का तालमेल करते हैं, मनन करने की बहुत जरूरत है कि हम उन 4 तरीकों में से कौन से तरीके के साथ इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। इसीलिए मैं इस सेशन के लिए हमेशा बोलती हूँ कि ये उस वाली वर्कशॉप का एक पार्ट है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। कि इसमें 2 लोग हों तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम अपने जब हम विक्टिम मोड में आते हैं, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे साथ दिक्कत हो रही है, मेरे साथ परेशानी हो रही है, उस विचार के बावजूद भी अगर हम ये सोचें कि इस ये सब हो रहा है, इसके बावजूद भी मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं कहाँ उस चीज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, अगर इस तरीके से हम मनन करना शुरू करेंगे तो रिश्ते बचे रहेंगे। आपने देखा होगा ज्यादातर जिन लोगों में कंप्रोमाइज एडजस्टमेंट होता है, वो लोग रिश्तों को आगे ले जा पाते हैं, वरना तो 2 सेकंड लगते हैं आज अलग होने में, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, अब डिवोर्स हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आज से अपने हर रिश्ते के बारे में, चाहे वो आपका अपने शरीर के बारे में है, चाहे आपका अपने अपनों के साथ है, हस्बैंड के साथ है, बच्चों के साथ है, इन लॉज के साथ है, पड़ोसियों के साथ है, दोस्तों के साथ, उन रिश्तों से मुझे क्या वैल्यू मिल रही है और मैं वहां क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, दोनों का तालमेल देखना शुरू करो। जहाँ शिकायत है वहां खास तौर पे, शिकायत के बावजूद भी अगर मैं इस रिश्ते को तोड़ने का डिसीजन नहीं ले रही या नहीं ले रहा, तो मुझे वो क्या मिल रहा है और वो मेरे लिए कितना वैल्यूएबल है, क्या मैंने उसकी वैल्यू जो है उससे ज्यादा पे कर चुकी हूँ। अगर मैं उससे बहुत ज्यादा पे कर चुकी हूँ जेन्युइनली, तो हमें सजगता की जरूरत। तो वहां पर हमने सेल्फ लव को खत्म कर दिया है, वहां हमारी आत्म चेतना खत्म होती चली जाएगी। लेकिन अगर मुझे लगता है मैंने उतना नहीं दिया जितना मुझे मिल गया, मुझे उसकी और वैल्यू देनी चाहिए। हम किसी दूसरे के सामने जाके कहने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप जाके उसको बोलो, अपने अंदर तो हम चिंतन कर लें, अपने अंदर तो मनन कर लें, मेरे लिए वो रिश्ता इमोशनली कितना इंपॉर्टेंट है, सोशली कितना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियली कितना इंपॉर्टेंट है, वो मेरे को वैल्यू कर रहा है, उसके लिए मैंने क्या उतनी कॉस्ट दे दी, क्या मैं उसका उतना पे कर चुकी। ज्यादातर घरों में मैंने कई केसेस मेरे पास, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उसमें ये होता है कि पता नहीं क्यों मैं, महिलाएं बोलती हैं मैं पता नहीं क्यों इस रिश्ते को क्यों सह रही हूँ। एक केस था उसमें बहुत ज्यादा महिला को पेन था कि मैं इस रिश्ते को क्यों सह रही हूँ। मैंने उसको डीप डिगिंग कराई, उसके विचारों की, उसके इमोशंस की, कि आप सोचो, आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा आपको क्या मिल रहा है, क्यों हिम्मत नहीं कर पा रही। नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना वो प्यार देता, ना सम्मान देता, ना घर में मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा उसने। मैंने उनको याद दिलाया और भी कुछ होता है, सोशल सिक्योरिटी मिल रही है कि अगर आप उनकी तलाकशुदा कहलाओगी तब आपका जीवन कैसा होगा, तब लोग आपको किस नजरिए से देख रहे होंगे, जब आप अकेली होगी आपको किस किस और इंसान के साथ एडजस्ट करना होगा, अभी जो एडजस्टमेंट कर रहे हो उसके अलावा और कितने लोगों के साथ एडजस्ट करना होगा, क्या आप कैपेबल हो रहे हो, आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है, या आप बनाने के लिए तैयार हो कि वो जो भी सपोर्ट मिल रहा है उसके बिना आप जी लो, क्या हिम्मत करने को तैयार हो, क्या वहां कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, मैं तो अपने बच्चों की वजह से जुड़ी। हाँ, तो वो भी आपके बच्चे हैं, उसके भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपकी बात चल रही है, अभी वो नहीं आया मेरे पास काउंसलिंग के लिए। आपके बच्चे हैं, आप उन बच्चों के लिए अब माँ की तरह त्याग कर रही हो, तो पति के ऊपर किस बात का एहसान। आपके लिए वो ममता, आपके लिए वो बच्चे इंपॉर्टेंट है, उन्हें बेस्ट देने के लिए अगर हमने कोई कंप्रोमाइज किया है, तो वो हमारा एडजस्टमेंट है हमारे बच्चों के लिए, उसके लिए ऊपर कोई एहसान नहीं है। सेम ऐसे पति के लिए, अगर पति ने बहुत सारे अपने शौक खत्म करे, बहुत सारा बाहर का प्रेशर लिया उस पैसे कमाने के लिए, और उसने उस घर को चलाने के लिए कई बार महिलाओं की हेकड़ी भी बर्दाश्त करी, बहुत सारे घरों में होता है, मैं सारे पुरुषों को ही दोष नहीं दूंगी
कि जहां महिलाएं अपनी जिद चढ़ाती हैं, वो टॉर्चर नहीं कर सकती, वो हावी नहीं हो सकती, लेकिन टॉर्चर तो वो इंसान वैसे भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है ना। तो वो भी एडजस्ट कर रहा है, दो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, कोई एक के एडजस्ट करने से नहीं चल रहा। तो मुझे मेरे इस रिश्ते को मैं क्यों अभी तक बचाना चाहती हूँ, वो मुझे क्लियर हो। मैं उसकी कीमत अगर दे रही हूँ तो दुख किस बात का। मुझे इस घर में रहना है, मुझे इस घर का रेंट देना होगा, मुझे सब्जी लेनी है, मुझे सब्जी की कॉस्ट देनी होगी, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, मुझे स्कूल में फीस देनी होगी। वैल्यू मैं दे रही हूँ, मुझे बीज की तरह या वैल्यू की तरह कुछ ना कुछ देना होगा। अपने रिश्तों को जब हम इस तरीके से देखेंगे तो एक जो एडजस्टमेंट का बोझ दिमाग में आ जाता है, मैं ही सह रही हूँ, मैं ही बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं ही एडजस्ट कर रही हूँ, तो वो तनाव का कारण बनता है, पेन का कारण बनता है। और हम पेन की फ्रिक्वेंसी पे रहेंगे तो हम अपने आसपास से सारी वो चीजें जो पेन से को रिलेट कर रही होंगी वो हमारे जीवन में खींची चली आएंगी। हम सभी जानते हैं जिस फ्रिक्वेंसी पर हम वाइब्रेट कर रहे होंगे वो फ्रिक्वेंसी हमारी तरफ चली आएगी, खींची चली आएगी। तो अभी जो चल रहा था वो उससे कई गुना ज्यादा चीजें हमारी तरफ चली आएंगी। जैसे आपने मैग्नेट को देखा हो कि मैग्नेट को जब हम पास ला रहे होते हैं लोहे के, तो लोहा ऑटोमेटिकली खींचना शुरू हो जाता है। तो अब मेरी तरफ की फ्रिक्वेंसी है पेन की, गुस्से की, चिड़चिड़ाहट की। तो उस चीज को पोषित करने वाली जो भी चीजें मेरे आसपास होंगी या लोग होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए एंड रिजल्ट, क्योंकि मैं कंप्रोमाइज कर रही हूँ तो मुझे रिश्ता चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, अंदर की फ्रिक्वेंसी ग्रेटिट्यूड में लेके जानी है। आसपास कहीं कोई कुछ दिख भी रहा है तो वो मुझे दर्शन कराने के लिए दिख रहा है। अगर मुझे दिख रहा है कि भाई कैसे लड़ते हैं लोग, कैसे, हम तो नहीं लड़ते ऐसे, तो हम तो नहीं लड़ते, मैं कहूँ कि मैं बहुत महान हूँ, मैं नहीं लड़ती इसलिए मेरे झगड़े नहीं होते। मेरे भीतर वो विचार जाग रहे हैं, मेरे अंदर का जो डिवाइन है, मेरे अंदर की जो ईश्वरीय तत्व है वो मुझे वो जगा रहा है और मैं जाग रही हूँ। मेरे अंदर भी वो विचार आ सकते थे, मैं भी लड़ाई कर सकती थी, मेरे अंदर वो विचार ना जाके प्रेम के, एडजस्टमेंट के, तालमेल के विचार जागे, इस रिश्ते को बचाने के विचार जागे, इस रिश्ते को सहेजने के विचार जागे। तो मैं ब्लेस्ड हूँ, ब्लेस्ड हूँ, तो उस ब्लेसिंग के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे तो वो ब्लेसिंग और बढ़ेंगी, वो प्रेम बहुत बढ़ेगा, वो हमारे आसपास के लोगों में ब्लेसिंग्स वाले बदलाव आ जाएंगे। जहां हम और चीजों में भी खुद को ब्लेस्ड फील करेंगे वैसी चीजें हमारी तरफ खींची चलेंगी। तो किसी भी रिश्ते को लेके हमारे भीतर जो भी पेन इकट्ठे हो रखे हैं, कहीं भी कोई शिकायत का पेन है, कोई डर का पेन है, कोई चिंता का पेन है, कोई गिल्ट का पेन है, उस पेन को देखेंगे सभी, अ, बंद आंखें करके देखें। जहां पर भी ज्यादा शिकायतें हैं कि वो कौन सी शिकायतें हैं, पहले उन्हें आइडेंटिफाई करें वो कौन सा इमोशन है। इस रिश्ते को लेके इनसिक्योरिटी का इमोशन है, टॉर्चर्ड होने का इमोशन है, हेल्पलेस होने का इमोशन है, जो पेनफुल वाले हैं। ब्लेस्ड वाले बाद में करेंगे, अभी पेनफुल वाले रिलेशंस, इमोशंस को चेक करेंगे हमारे किसी भी रिश्ते के साथ। ये तो मेरे बारे में सोचता ही नहीं, ऐसे इमोशंस हैं, कौन कौन से इमोशंस। अगर एक ही दिख रहा है, अपने हाथ को अपने चेस्ट एरिया में हार्ट चक्र के पास रखें और जैसे चीजें इकट्ठी करते हैं उंगलियों से, एक एक इमोशन को अपनी हथेली की तरफ खिसकाते चले जाए, जैसे आप उन इमोशंस को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। शिकायत के, गिल्ट के, इरिटेशन के, टेंशन के, इनसिक्योरिटी के, नॉट बीइंग लव्ड, हेल्पलेस, होपलेस, जो जो भी इमोशन आ रहे हैं अपनी मुट्ठी में ले लें। उन इमोशंस को सिंबॉलिकली मुट्ठी बना लें, जैसे आपने अपने चेस्ट के भीतर से, अपने हार्ट चक्र के भीतर से उन सारे इमोशंस को खींच कर अपनी मुट्ठी में ले आए हो। आपको क्लियरली पता है आपने कौन कौन से इमोशंस इकट्ठे किए हैं। अब उन इमोशंस से बात करनी है, उनसे कहना है कितने समय से आप मेरे साथ हो, आपको पता होगा, आप खुद अपना देखें सभी।
एक साल से, 2 साल से, 6 महीने से, 10 साल से, 20 साल से, मे भी 30 साल से, 40 साल से, कब से कौन सा इमोशन होल्ड करके बेचारी बनी हुई हूँ, विक्टिम बनी हुई हूँ। तो उस इमोशन को कहें, इतने लंबे समय से आप मेरे साथ हो, आपने मुझे जो भी एक्सपीरियंस कराया, बहुत कुछ मैंने आपकी वजह से अनुभव किया। जो जो किया है अनुभव, वो याद करते जाएं। उस डर की वजह से, उस चिंता की वजह से, जो भी इमोशन आपने अनुभव किए हैं, अपनी रोशनी में लाएं, नोटिस में लाएं, और कहें ये जो इतने सारे अनुभव आपने मुझे दिए अपनी इतनी लंबी प्रेजेंस से, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। इन सारे अनुभवों के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। इतने लंबे समय तक मेरा साथ देने के लिए आपको धन्यवाद। अब मैं जागृत हो चुकी हूँ, स्ट्रांग हो चुकी हूँ, नए अनुभवों की तरफ बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। तो मैं आपको विदा करती हूँ। मैं आपको ये फेयरवेल दे रही हूँ। आप अपने स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, चले जाएं। धन्यवाद है आपका। मैं आपको विदा करती हूँ। अपनी मुट्ठी में बंद इन इमोशंस को ब्रह्मांड में उछाल दीजिए, फेंक दीजिए। अगर अभी भी चेस्ट पे भारीपन है, फिर से उठाए उन इमोशंस को। अगर कहीं बचे कुचे रह गए हैं, जैसे धरती से कूड़ा उठाते हैं डस्टबिन में, जरा सा भी बचता है तो दोबारा उठाते हैं, वैसे ही निकालें, फेंक दें उन इमोशंस को ब्रह्मांड में, ईश्वर के पास, जहां भी इस ब्रह्मांड में इस डर के इमोशन की जरूरत है, गिल्ट की जरूरत है। जो भी आपका इमोशन है, वो जहां उसका ओरिजिन है, वो वहां जाकर बैलेंस कर रहा है, स्थापित हो रहा है। आपके भीतर से वो इमोशंस खत्म हो गए हैं, हमेशा के लिए निकल गए हैं, और बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अब बचा है विश्वास का इमोशन, प्रेम का इमोशन, आनंद का इमोशन, शक्ति का इमोशन। आई कैन हैंडल। मेरे अंदर वो परमात्मा की शक्ति है, वो जागृत जागृत दैवीय शक्ति है, जो हम सबको चला रही है। वो मेरे अंदर जागृत है, एनर्जाइज्ड है। आई एम सो ब्लेस्ड। मेरे भीतर की ये शक्ति मेरे अंदर और मेरे आसपास हर जगह प्रेम और आनंद बरसाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। तो हे डिवाइन एनर्जी, हे दैवीय शक्ति, जो हम सबको चला रही है, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आपके भीतर वो शक्ति है कि आप हम सबके बीच प्रेम और आनंद भर सकती हैं। भरपूर भंडार है आपके पास, जो मेरे मन के भीतर, मेरे जीवन में अनंत प्रेम और शांति भर सकती है। तो कृपया इस कार्य में लग जाएं। कृपया मेरे लिए ये कार्य निरंतरता से करते रहें, लगातार मेरा साथ देते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, 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 कोटि कोटि धन्यवाद। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो ब्लेस्ड। फिर से अपना हाथ अपने चेस्ट एरिया पे रखें और खुद से कहें, आई टेक 100% responsibility of my peace, of my happiness, and I am
align with the divine energy. I am totally surrender myself to the divine energy. I am ready to do whatever God wants me to do. Thank you, thank you, thank you. I love you. I respect you. I accept you as you are. I love you. I love you, Anita. अपना अपना नाम लें और कहें I love you. I am with you. I respect you. कोमलता से सभी आंखें खोलें और वापस चेतना में आए। जिसने भी फिजिकली अभी एक्टिविटी की है, अपने इमोशंस को चेक करें और शेयर करें जरूर कि क्या मैम फीलिंग है। हैप्पी वाली अनंत अनंत अनंत। So blessed, blessed. Thank you. Gratitude. धन्यवाद। तदास्तु, तदास्तु, तदास्तु। जी मधु जी, क्या कह रहे हैं बताएं। और किस किस ने रिलीज किया, अनम्यूट करें। जी सुनीता जी। सारे बिजी थे, रिकॉर्डिंग का वेट करोगे। इस एक्टिविटी को करना है। अपने जीवन में जो भी पेन है उन्हें लेके चलने की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। जब भी उसको साइड व्यू मिरर की तरह देखने की जरूरत होगी, ये यूनिवर्स हमारे सपोर्ट में खड़ा है, वो हमें वैसे ही पकड़ा देगा। जैसे आपने देखा होगा वो एक रेस होती है, कौन सी रेस बोलते हैं उसमें, जिसमें 4 पार्टिसिपेंट अलग अलग जगह पे खड़े होते हैं। पहला वाला आता है, वो कुछ पकड़ाता है, दूसरा उसको लेके आगे भागता है। कौन सी रेस कहलाती है वो, कोई बताएगा। एक रेस होती जी है। मैराथन में भी होता है ऐसा। और मैराथन। वो मैराथन रनिंग रेस ही होता है मैम, वो एक तरह से देखा जाए तो उसका अलग से नाम। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जो आगे भागने वाला धावक है, तो पीछे से जो आ रहा होता है उसके हाथ में कुछ सिंबल जैसा होता है, जो वो उसको देता है, वो उसको लेके आगे भागता है। तो वैसे ही इस डर की, गिल्ट की, चिंता की या रुमाल रेस होती है मैम, हैंकी रेस। अच्छा, हाँ हैंकी, हैंकी दे देते हैं तो हैंकी रेस होती है। कई जगह पे वो टॉर्च जैसा कुछ सिंबल अच्छा। भी होता है। एक इतना बड़ा कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है, वो भी दे देते हैं कई लोग। तो चलो जो भी कुछ है, मतलब वो कुछ है जिसे वो लेके आगे जाए, उसकी उसको जरूरत होती है। तो वैसे ही अगर हमें अपने जीवन में डर वाले इमोशन की कभी जरूरत होगी, चिंता की जरूरत होगी, तो डिवाइन एनर्जी हमारे साथ है। वो हमें उस वक्त जितनी जरूरत होगी उतना दे देगी। अभी हमें उसे अपने कंधों पे कैरी करने की जरूरत नहीं है, खुद को बेवजह लादे रहने की जरूरत नहीं है। हमें चलना है प्रेम और आनंद के साथ, अपने कर्तव्यों को सजगता से आगे बढ़ाते हुए। अधिकार हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम जब उम्मीद रखते हैं किसी इंसान से, तो वो उम्मीदें पूरी होंगी या नहीं, इसमें उस इंसान की चेतना के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जब हम डिवाइन पावर के साथ, इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ उम्मीद लगाते हैं कि, और वहां पर तो हम बेईमानी नहीं कर सकते। आप मुझसे बात करते हुए कह सकती हो, नहीं नीता जी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, मैंने कभी आपके बारे में गलत नहीं सोचा। गलत सोच के भी हम एक दूसरे को ये समझा सकते हैं, नहीं मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है। सामने वाले की गलती निकाल सकते हैं। लेकिन जब डिवाइन के साथ बात चल रही होगी, तो डिवाइन से तो हम नहीं बोल सकते ना। वहां जब हम कहेंगे कि मैं अपना 100% दे रही हूँ, तो हमें अंदर से एहसास भी होगा कि कहाँ मैंने लीकेज छोड़ी हुई है, कहाँ से मेरा कर्तव्यों में, मेरे सरेंडर में दिक्कत आ रही है, कहाँ मैंने वो जगह खुली छोड़ दी जहां से कोई सेंध लगा सके। और जब वो समझ आएगी तो हम उसे भर लेंगे,
हम अपनी तरफ से 100% हो पाएंगे। और जब हम 100% बीज डालेंगे तो ये पूर्ण विश्वास है कि डिवाइन अन्याय नहीं करता, वो हमें उसके रिटर्न में वही बढ़ा के दे देगा। हमने डर के विचारों का बीज डाला था, चिंता के डाला था, गिल्ट का डाला था, विक्टिम फीलिंग का डाला था, मैं बेचारी, मेरे साथ अन्याय, इसका डाला था, मैंने इतना कम्प्रोमाइज किया उसके बावजूद भी मुझे क्या मिला, ये भी एक बीज गया। तो वही बढ़ के मिलने वाला है। मुझे उसके बदले में क्या मिला, जब मैं उसका ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दूंगी, वो मैंने क्या पाया उसका ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दूंगी, तो वो मेरी तरफ बढ़ता चला जाएगा। जो मुझे मिला, वो जो मिला हुआ है वो बढ़ेगा, तो आनंद भी बढ़ेगा, प्रेम भी बढ़ेगा, एडजस्टमेंट करने की जो पॉसिबिलिटीज है वो भी खत्म होती चली जाएंगी। तो हम उन चीजों की तरफ ग्रेटिट्यूड में जा पाए जो हमें मिल रही हैं। और जब हम डिवाइन के साथ तालमेल बैठाएंगे, ईश्वर के सामने बैठ के झूठ नहीं बोल पाएंगे आप, कोई भी नहीं बोल पाएगा। होता है ना, अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। हमसे जाने अनजाने जो गलती भी हुई होती है, अगर हम किसी रिश्ते को लेके परमात्मा के सामने बैठे हैं न्याय के लिए, 100% हमें गलती भी मैं नहीं कहूंगी, अगर मैं वहां पर कुछ और कंट्रीब्यूट करके उस रिश्ते को बचा सकती थी, वो मैंने नहीं किया कंट्रीब्यूट, वो भी याद आ जाएगा कि उस समय अगर मेरे लिए वो फाइनली रिश्ता मजबूत मैं इम्पोर्टेंट है, वो इंसान इम्पोर्टेंट है, या कुछ और इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर ही डिपेंड कर। मेरे लिए वो रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो उस वक्त मैं ईगो को हटा दूंगी, उस वक्त मैं उसके साथ में प्यार के साथ तालमेल करूंगी। लेकिन अंदर भावना कौन सी है, विक्टिम की है। अगर विक्टिम की भावना से कि मुझे ही सहना पड़ेगा, मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये तो सुनेगा नहीं, ये तो समझेगी नहीं, अगर इस फीलिंग में जाके हम वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम पेन इकट्ठा करेंगे, और ज्यादा पेन होगा। उसका सोल्यूशन क्षणिक होगा, आज दिख जाएगा, लेकिन कल को फिर हमें दर्द दिखेगा, क्योंकि हमने पेन वाली फीलिंग के साथ किया। मैंने उस वक्त वहां से अपना पेन रिलीज कर दिया। इस जगह एडजस्टमेंट करते वक्त जो भी पेन आ रहा है, मैं वो पेन ईश्वर तुम्हें देती हूँ। अब मैं पूर्ण आनंद के साथ, क्योंकि मुझे ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, इस रिश्ते के लिए अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दूंगी। जैसे होता है ना, जब तक सांस है तब तक आस है, हम तब तक प्रयास करते हैं हमारा कोई अपना इस स्थिति में हो जब तक उसकी सांस चल रही होती है। तो मेरे लिए भी ये रिश्ता तब तक इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से अगर हम उन रिश्तों के लिए प्रयास करेंगे, सामने वाले में भी परिवर्तन आएंगे और हमें रिजल्ट भी अलग दिखेंगे। हम उन रिश्तों के साथ बहुत तालमेल बिठा पाएंगे, हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा, हम क्या कंट्रीब्यूट नहीं करे वो हमारे प्रकाश में आएगा, वो नोटिस में आएगा। जैसे सफाई करते करते अचानक ध्यान आता है, देखो वहां गंदगी रह गई, तो हम क्या करते हैं, उठ के उसको भी साफ करते हैं। अभी ध्यान नहीं किया था, हमें तो लग रहा है हमने सब कुछ बहुत साफ कर दिया। तो वैसे ही तनाव, स्ट्रेस, रिश्तों के बीच में खिंचाव, उन सब के बिना जब हम उस रिश्ते को जिएंगे एफर्टलेसली, एक तो वो होगा। जब हम गिल्ट की फीलिंग के साथ, विक्टिम की फीलिंग के साथ कर रहे होते हैं, तब हमें एडजस्ट करना पड़ता है, तब हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। जब हम उस फीलिंग को हटा के प्रेम की वजह से उस काम को कर रहे होते हैं, एफर्टलेसली होता है, इतना कुछ हो जाता है कि फिर एक समय पर आके खुद को वाव फीलिंग आती है, अरे वाह मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे ये क्या उस वक्त कर पाई मैं, कितना अच्छा हुआ जिसकी वजह से आज ये हो गया, आज मेरा रिश्ता इतना अच्छा। लोग देख के कहेंगे कि वाह आप, ये तो बहुत परिवार को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है इसने। लोगों को भी दिखेगा, बाहर वालों को दिखेगा, जिसके साथ आप जुड़े हो उसको भी दिखेगा, लेटर और सुनर उसको भी दिखेगा। अपनी तरफ से उस इंसान के लिए जब आप ये भेजोगे कि क्यों वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप कहाँ तालमेल बैठा रहे हो, उसके साथ साथ आप ये भेजना शुरू करो वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आप क्यों चाहते हो। आप मुझे बताओ ना, मैं आपको बताऊं मैं आपसे क्यों बात करना चाहती हूँ। बस मुझे बात करनी पड़ेगी, अब तो मजबूरी है मेरी, ऐसे बात करूंगी। या मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं इस रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहती हूँ। शब्दों में जहां नहीं बोल सकते, ऊर्जा शरीर आपने सीखा है, ऊर्जा शरीर से बात करो उन रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। ये छोटे से 2 प्रयास सिर्फ अपने अंदर से पेन वाले सारे इमोशंस को रिलीज करके प्रेम और आनंद की शक्ति के साथ उस रिश्ते में मैं और बेहतर क्या कर सकती हूँ, मुझे जो मिल रहा है उसकी मेरे लिए क्या वैल्यू है, क्या वो मुझे 100% चाहिए, क्या उसे पाने के लिए मैं वैसे ही तड़प रही हूँ जैसे सुकरात ने उस लड़के को ज्ञान के लिए पानी में डुबोया था। वो कहानी आप सबने मेरे से सुन रखी है। क्या वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, या मैंने कहीं सेंध लगाई हुई है
कि चलो एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं भी रहेगा तो क्या है, तलाक लेके अलग रह लेंगे, इसको इससे बात नहीं करूंगा, अ, अपने काम में बिजी हो जाऊंगा, दोस्तों में समय बिता लूंगा, ड्रिंक करके अपने बेसुध पड़ा रहूंगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। कौन सा एडजस्टमेंट चाहते हैं, बेहोशी का या सजगता का? ये जब हम सेलेक्ट करेंगे तो रिश्तों में बहुत ज्यादा बॉन्ड बन जाएगा, और कोई भी परिस्थिति, जिस परिस्थिति में लोगों के तलाक होते हैं, वो आके निकल भी जाएंगी। आप सहजता से उन परिस्थितियों के बावजूद भी एक दूसरे के साथ प्रेम में और आनंद में जुड़े रहोगे, तालमेल में जुड़े रहोगे। और ये विचार आ रहे हैं अगर किसी के भीतर, वो भी ब्लेस्ड फील करे कि ईश्वर ने उसको ये विचार दिए, ताकि उसका बचा हुआ जीवन, आगे आने वाला जीवन, उसमें भी प्रेम और आनंद भर जाए। आई होप मैं आज बहुत कुछ क्लियर कर पाई होंगी। रिश्तों में इस दर्द, चिंता, परेशानी, इरिटेशन, नॉट बीइंग लव्ड, उन वाली सारी शिकायतों को जितने भी समय से होल्ड किया हुआ है, रिलीज कर दो। खुद से प्रेम करते हो तो रिलीज कर दो, खुद को टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। बेवजह का अदृश्य बोझ ये हम सबके कंधों पे, सर पे, हृदय पे लदा हुआ है। रिलीज कर दो उसको। जो आज मैंने एक्टिविटी कराई है, इसे बार बार कर सकते हो। आपको हल्कापन महसूस होगा, करने से पहले उसकी इंटेंसिटी चेक कर सकते हो, अभी वो कितना है, 2 बार करने के बाद कितना बचा, और आनंद कितना और बढ़ा, वो देख पाओगे। तो रिश्ते और मजबूत होते चले जाएंगे। किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कोई भी क्वेश्चन? नहीं है कोई क्वेश्चन किसी का? सबको क्लियर हो गया क्या करना है? हम्म? सारे हो यहाँ पे या लॉग इन करके सब काम में लगे हुए हो? प्रेजेंट मैम। कल से ऐसा करूंगी, कैमरा बंद कर दूंगी, मैं भी काम करते करते करती रहूंगी, जवाब भी नहीं दूंगी है, बस लॉग इन कर दो। हाँ हूं तो कर दिया करो। मैम आज के जमाने में, कंटेम्पररी इस समय में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है टू मेंटेन ऑल रिलेशंस इन अ बैलेंस्ड मैनर। इट मे बी टास्क, आई वोंट से इट इज इम्पॉसिबल, इट इज अ टास्क। उसमें सेल्फ सेंटर्ड हमारे खुद को प्यार करे, ये बहुत अच्छा लगा। उससे शायद हर चीज समाधान मिल सकता है। मुझे क्या मिल रहा है? मैं तो स्वार्थी बनने के लिए कह रही हूँ। मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या दे रही हूँ, वो सोचेंगे फिर। क्या मैंने, क्योंकि क्या होता है, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे कम मिल रहा है, लोग यही सोचते रहते हैं, मैंने बहुत दे दिया, मुझे नहीं मिल रहा। आपने उसके बदले में जो दिया है, क्या उतना मिला है? या जो मिला है, क्या उसके लिए ग्रेटिट्यूड में हो? दो तरीके होते हैं, एक तो प्रैक्टिकल लाइफ की तरह से आप देखो, तो थोड़े से सोल्यूशन अलग हो जाएंगे। फिर तो आप प्रोफेशनली एग्रीमेंट की तरह देखो, आपने क्या दिया, आपको क्या मिला, हिसाब लगा लो। आपका मर्जी, आपको एग्रीमेंट कंटिन्यू करना है, डिसएग्री होना, वो और एक एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। अपने पास एक टूल है ही है, हेल्दी बाउंड्री। हाँ, तो उसके लिए ही जो रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं, ऐसी वर्कशॉप आजकल होनी चाहिए हर परिवार को। तालमेल बैठाने के लिए पहले ही सीख लेना चाहिए। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, हमारे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो पहले से एक दूसरे के साथ बहुत तालमेल में हैं, बहुत प्रेम करते हैं, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। अब प्रिकॉशनरी हमने तैयारी नहीं की। एक एक बंदा जो फौज में होता है, जब वो बॉर्डर पे जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं जाके उसको खड़ा कर दिया जाता कि तेरा सिलेक्शन हो गया, अब जा तू और खड़ा हो जा वहां। उसको पहले पूरी तरीके से ट्रेन किया जाता है, कैसे उसको वेपन्स को चलाना है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, कैसे उस जगह पे तैनात रह के दुश्मन का खात्मा करना है, वो सब उसको पहले सिखाया जाता है। ट्रेनिंग चलती है उसकी, उसके बाद उसको वो दे के भेजा जाता है। हम कहीं अपने लिए ट्रेनिंग ही नहीं कर रहे, हम अपने आप को ट्रेन ही नहीं कर रहे कि इमरजेंसी क्रिएट होगी, उसके बाद प्यास लगने पर कुआं खोदेंगे क्या? और वही होता है, जब प्यास लग रही होती है, कुआं खोदने की हिम्मत नहीं होती, इंसान की जगह रिश्ते मर जाते हैं।
हमने उस विषम परिस्थिति में कैसे टैकल करना है वो सीखा ही नहीं, कोई नियम बनाया ही नहीं, कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट ही नहीं किया। घर में लड़ाई हो रही है, गुस्सा आ रहा है, उस समय मुझे कैसे रिएक्ट करना है और सामने वाले को कैसे रेस्पॉन्स करना है, ये अगर हमने प्री डिसाइड कर लिया तो झगड़ा नहीं होगा। अब वहां को डिसीजन ही नहीं है, वो अपनी ईगो में अट रहा है, वो अपनी ईगो में अट रही है, वो अपने आप को सही मान रहा है, वो अपने आप को सही मान रही है, और झगड़े बढ़ते चले जाएंगे और बस फिर जिम्मेदारी भी मैम, खत्म। जी ईशा। अपने जो अपने परिवारों में बहू को तो पूरी जिंदगी ही होती है हम्म। परिवार के अंदर बोलने के लिए। हाँ, हम्म। उसकी तो ड्यूटीज तो पूरा कर देती है। हक पूरी जिंदगी में शायद किसी को मिल जाता है जल्दी, किसी को पूरी जिंदगी लगता है लेने में, किसी को हम्म। मिलता ही नहीं होगा। तो इस उसी के लिए तो मैं जागृति फैलाना चाहती हूँ कि तालमेल बैठाने के लिए ये शिविर होने चाहिए, ये सेशंस होने चाहिए कि परिवार उस चीज को समझ पाए कि जो इंसान आपके साथ में जुड़ा हुआ है, अगर वो बहू है या वो दूसरे घर से आई है, तो आप उसे जब दूसरा ही मानते रहोगे तो वो तो हमेशा वहां से कटी हुई महसूस करती रहेगी। वो सब कुछ छोड़ के आके उसने पहल की है आपके साथ जुड़े रहने के लिए। आपने अपनी तरफ से क्या किया? आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल से उसको, या उससे भी ज्यादा, आप उसको अभी भी पराया ही समझ रहे हो, अभी भी दूसरे घर से आई हुई ही समझ रहे हो। वो क्या करेगी उसके लिए? वो ऐसा क्या करे? उसने इतना किया कि वो अपना सब कुछ छोड़ के आई है, अपना अस्तित्व छोड़ के आई है, इवन सरनेम छोड़ के आई है, अपने सारा बचपन, अपने माता पिता को छोड़ के आई है, अपना अपना सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर करी है। आप उसे अगर अपना ही नहीं मानते तो कैसे होगा? आजकल क्या हो रहा है, नहीं, मैं दोनों तरफ से हो रहा है, ससुराल वालों की तरफ से भी हो रहा है। आजकल आपके और मेरे जनरेशन की बात की बहुएं हैं, वो आजादी के नाम पे उस चीज में विद्रोह कर रही है, कर्तव्य का ध्यान ही नहीं है उन्हें, उन्हें सिर्फ अधिकार ही चाहिए। तो दोनों के बीच में जब तक कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। और वो कैसे आएगी? जब वो दोनों ही उस रिश्ते के लिए, प्रेम के साथ जीने के लिए क्या करना चाहिए। एग्रीमेंट ऐसे होता है ना, खाली मैं बना के आपको कोई एग्रीमेंट भेज दूंगी कि मुझे, मैं तो भाई इतने इतने रेट पे बेच रही हूँ, आप थोड़ी ले लोगे, आप भी अपना बोलोगे ना, मुझे कौन सी क्वालिटी दे रहे हो। अगर आप मेरे से कुछ लेन देन का, व्यापार का कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप भी मुझसे पूछोगे। तो वो सिर्फ शादी हो जाना, फेरे पड़ जाना, कोर्ट में जाके दस्तखत कर देने से शादी नहीं होती। उन रिश्तों को, वो कानूनी और धार्मिक रूप से हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से चलने के लिए जो चाहिए, वो वो तालमेल, वो एडजस्टमेंट, वो होता ही नहीं है। उसकी मैम, बहुत ज्यादा जरूरत अग्रीमेंट में पीपल दोनों साइड होते हैं। है। हाँ। परिवार में अगर आप ऐसे प्रोग्राम चालू करना चाहते हो तो परिवार में पति पत्नी आए, परिवार आए, मगर यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स नहीं आए तो दोनों तरफ के सक्सेस कैसा होगा? तो फिर क्या होता है ना, अगर अकेला एक ही आता है, क्योंकि ये परिवार में मधुरता लाने की बात हो रही है, तो पूरा परिवार ही तैयार होगा। हाँ, मैं अकेली जागृत हो गई तो मैं अ, अपने पेन को रिलीज कर सकती हूँ। अब मैं पेन में नहीं जाऊंगी, जितना मेरे से होगा मैं अपना बेस्ट देके उस चीज को निभा पाऊंगी। मेरा पेन खत्म हो जाएगा, सामने वाले का पेन क्या हो रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो सब नहीं होगा। लेकिन अगर तालमेल बैठाना है, तो उसमें क्या होगा। मेरे से लखनऊ में कराया था, उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, और उन्होंने अपने घर में जितने गेस्ट आए हुए थे, जितने भी परिवार आए हुए थे, इवन 14 साल का बच्चा भी था, उन्हें भी बैठाया हुआ। उन्होंने रात में, उनके यहाँ एनिवर्सरी की पार्टी थी, पूरा दिन मेरे से सेशन कराए थे, 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक वो सेशन रहा। उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस पता थी, इसलिए उन्होंने वो रिटर्न गिफ्ट दिया था अपने रिलेटिव्स को। और रोए थे वहां लोग ऐसे, जिनकी शादी को 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए हैं, वो सास बहू, या वो बेटा जो आज 40 साल का हो गया और उसके फादर 60 65 साल के हैं, उन दोनों के बीच में उत्तर दक्षिण वाली हालत थी। वो लोग उस शिविर की, उस सेशन के बाद गले लग लग के रोए, और इतना ग्रेटिट्यूड निकल रहा था उनके मन से। हमने कभी इस नजरिए से अपने इस रिश्ते को देखा ही नहीं। तो वो बहुत जरूरी है, उस रिश्ते को किसी थर्ड पर्सन के, किसी बैलेंस्ड चीजों की तरह देखने का। हर चीज का नियम होता है। हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो हमें नियम पता चल गए, हमने कुछ बना लिए, कुछ अपने पेरेंट्स के देख लिए,
वो उससे उससे जीते रहेंगे तो नहीं होगा ना। आइडियल होना चाहिए ना कुछ यूनिवर्सल होना चाहिए, जो सबके लिए, सबके हित के लिए होना चाहिए। जो मैम तालमेल। एक आ रहा है बात, जैसे शादी का जन्म कुंडली मिला देते हैं पहले जमाने में, आजकल ब्लड ग्रुप वगैरह सारा मिला रहे हैं, हम्म। कंपेटेबिलिटी भी मिला रहे हैं। फिर शादी के फेरे के साथ शायद फैमिली काउंसलर भी होना चाहिए। फेरे 7 फेरे लेते हैं, उसका अर्थ तो ब्राह्मण बता देते हैं। हम्म। काउंसलर भी होना चाहिए शायद शादियों में, तो और हाँ, सक्सेस है ना। और सक्सेसफुल, और हम्म। ज्यादा सक्सेसफुल होगा। उसके लिए एक चीज और है, जैसे कुंडली वाली आपने बात की, तो एक डीएमआईटी टेस्ट होने लगा है आजकल, हाँ हाँ। डर्मेटोग्राफी इंटेलिजेंट टेस्ट। हमारे फिंगर टिप्स से हमारी पर्सनालिटी के ट्रेट्स पता चलते हैं कि हम, हमारे अंदर कौन कौन सी पर्सनालिटीज हैं, हमारा बिहेवियर पैटर्न कैसा होगा। और उसकी पूरी एक रिपोर्ट बन के आती है, कंप्यूटराइज, काफी 30-40 पेज की रिपोर्ट बन के आती है, कैसे वो बिहेव करेगा, किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा। तो वहां पर उन चीजों का भी मिलान अगर करा लिया जाए तो और आसान होगा। मतलब जब से मैंने उसको समझा था, मैं कुछ समय उस व्यवसाय के लोगों के साथ भी कनेक्टेड रही थी पार्शियली। तो वो रिपोर्ट्स में मैंने काउंसलिंग की थी लोगों की, तो रिपोर्ट्स आती थी, क्रिएट करके कोई और भेज देता था, मैं फिंगर टिप्स भेजती थी यहाँ से लोगों के, बच्चों के खास तौर पे किए थे मैंने। तो वहां से आती थी कि वो करियर में, किस करियर में आगे जाएं, उनके फिंगर टिप्स के अकॉर्डिंगली हम उनका करियर की काउंसलिंग करते थे। तो वैसे ही रिलेशन की भी होनी चाहिए। अच्छा, जन्म कुंडलियां भी जो पहले के तरीके से मिलाई जाती थी, वहां यही देखा जाता था कि एक में कितना गुस्सा है, दूसरे में क्या वो कंप्रोमाइज 36 गुण वाली मैम, फीलिंग है क्या, 36 गुण। एक बहुत खर्चीला है तो क्या एक में बचत वाला गुण है क्या, एक सहनशीलता वाला है, एक अगर क्रोध में रहता है, तो उन सबका तालमेल बैठाया। तो ये देखा जाता था कि भाई अगर एक खर्चा, दोनों ही माँ बाप खर्चीले हो गए तो बच्चों के हिस्से में तो कुछ बचेगा ही नहीं। उस समय तो वो आनंद में जी लेंगे कि ये भी मिल गया और वो भी मिल गया, एक समय के बाद वो ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। इसलिए वो उस गुण में लाए जाते थे लोगों के। लेकिन ठीक है, उन गुणों के हिसाब से अंदर से हम अपने गुण बदल सकते हैं। अपने गुण हमारे, हमारी पास्ट की प्रोग्रामिंग की वजह से बनते हैं, हमारी पर्सनालिटी हमारी पास्ट प्रोग्रामिंग की वजह से बनती है। हमने जो कुछ देखा, समझा, सुना, उसे हमने जो सही मान लिया, वो हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि वही हमारी प्रोग्रामिंग की फाइल होती है। माँ को देखा बेटे ने, अपने फादर को देखा माँ से बात करते हुए, कैसे बात करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, पापा का रौब है, मम्मी ऐसे बात करने से डरती हैं, मम्मी ऐसे बात करने से पापा की हर गलत बात भी मान लेती हैं, मम्मी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। अगर उस बच्चे ने वो उस तरीके से देख के अपने फादर को एक किंग की तरह फील कर लिया, वो भी किंग बनना चाहेगा कल को अपनी वाइफ के साथ, वो भी वैसे ही करेगा, उसको उसी तरीके से दबाएगा, उसी तरीके। अगर वो पत्नी माँ जैसी हुई तो दब जाएगी और वो फिर राजा फील करेगा, अगर वो नहीं हुई, वो झांसी की रानी हुई, तो पता चलेगा टकराव हो जाएंगे और झगड़ा बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर दूसरा बच्चा अपने पिता को अपनी माँ से उस तरीके से करते हुए देख के वो समझेगा कि नहीं, मेरी माँ टॉर्चर हो रही है, एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्हें तो उनका ध्यान रखना चाहिए, वो केयर नहीं कर रहे हैं, केयर करना चाहिए, माँ मेरी दुखी है, वो इस फीलिंग में जाएगा, तो वो अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ केयर करेगा, उसकी उन चीजों का ध्यान रखेगा। वो बिल्कुल बिहेवियर पैटर्न उसका चेंज हो जाएगा। यानी कि प्रोग्रामिंग दोनों कंडीशन में एक ही हो रही है, दोनों ने किस चीज को ओके किया, हमने किस चीज को सही माना, जो देखा, मूवी में देखा, दोस्तों से देखा, वो हमारी प्रोग्रामिंग बन गई। उसी प्रोग्रामिंग की वजह से हमारी फीलिंग आएंगी, विचार आएंगे, एक्शन आएंगे, और एक्शन के बाद हमारी आदतें आएंगी, आदतें हमारा पर्सनालिटी बना देंगी। जो जो हमारे अंदर आदतें हैं, उन सब से मिलके हमारी पर्सनालिटी बन जाएगी, और जैसी पर्सनालिटी होगी वैसा ही हम लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, या लोग हमारे साथ व्यवहार करेंगे। तो फाइनली उस प्रोग्रामिंग को अगर हमने चेंज कर दिया, पास से हमने बहुत कुछ ऐसा सीख लिया जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बहू के साथ तो इसी तरीके से बात करना है, उसको तो प्रेम देना ही नहीं है वरना सर पे चढ़ जाएगी। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कर्तव्यों का रिश्ता होता है, प्रेम का नहीं होता। अरे वो इंसान है, अगर वो आपको प्रेम दे रही है तो आपको समझ में आएगा कि वो प्रेम दे रही है या सिर्फ कर्तव्य के लिए कर रही है। अब वो तो बेचारी प्रेम दे दे के दे दे के दे दे के थक गई, 10 साल, 20 साल, 30 साल से। आपको लग रहा नहीं, ये तो एक कर्तव्य है, इसलिए इसलिए कर रही है, इसे लगाव नहीं है जी मुझसे, कुछ प्रेम नहीं है, वो क्या करे।
शहनाज गिल वाला डायलॉग बोले, क्या क्या करूं, मैं मर जाऊं? नहीं ना। तो हमें उसको तालमेल बैठाना होगा। अ, वो वो हमारी पास्ट की रॉन्ग प्रोग्रामिंग थी। वो भी एक जिंदा इंसान है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं। हम उसे प्रेम देंगे तो वो भी हमें प्रेम देगी। उसको भी प्रेम और सम्मान की जरूरत है। वो भी उसकी अधिकारी है, उसको भी केयर की जरूरत है। वो बाहर से आई है। अकेली वो 10 लोगों के साथ एडजस्ट करे, हम 10 लोग थोड़ा थोड़ा उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके लिए आसान होते हैं। जो कि नॉर्मली लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि आप ये उम्मीद मत करना आप ससुराल जाओगे वो 6-7 लोग आपके हिसाब से बदलेंगे, आपको उन सबके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इसको रिवर्स भी करती हूँ, वो तो करे, बहू को करना है। लेकिन अगर वो लोग भी थोड़ा थोड़ा उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे तो कहीं भी झगड़े नहीं होंगे। जिन परिवारों में ऐसा होता है वहां झगड़े नहीं होते। कमियां बेटियों में भी होती हैं, लेकिन बहुओं की कमियों को भी अगर उसी तरीके से इग्नोर कर दिया जाए। अगर बेटी को 10 बजे उठने की आदत है तो हम माएं बस थोड़ा सा गुस्सा करके उसको ये सोच लेती हैं कल को दूसरे घर जाएगी, काम तो करना ही है इसे पूरी जिंदगी, अभी सो लेगी, चलो थोड़े दिन आनंद में, उसकी कमी को कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन वहीं पर अगर बहू उठ के अगर नहीं आई, 4 दिन उसने 10 बजे उठ के आ गई, तो आप पहले भी काम कर रहे थे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई। किसी दिन आप जब करोगे उसको खुद गिल्ट होएगी, वो खुद उसको समझ में आएगी, या आप उसको समझाओगे प्यार से कि बेटा ये तेरी जिम्मेदारी है, ये तुझे करना है, मैं तेरे साथ ये कॉपरेट कर सकती हूँ, ये तू कर ले। वो तालमेल तो बने। ये तो नहीं होना चाहिए ना कि एक के आने के बाद आपकी बच्ची 25 साल की है, वो बच्ची है, लेकिन 25 साल 3 महीने 2 दिन में उसकी शादी हुई तो 3 महीने 3 दिन में वो मैच्योर लेडी हो गई। एक दिन में नहीं होगा ना। उसको भी उस चीज में ढलने में समय लगेगा। वहां पर हमारा सपोर्ट लगेगा। वो एक बहू के रूप में उसका जन्म है, वो एक इन्फेंट की तरह है। बहू के कर्तव्य, बहू की जिम्मेदारी, बहू की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे अभी नहीं पता। वो वहां सीख रही है। तो जैसे एक छोटे बच्चे को सहेजते हैं, इन्फेंट को सहेजते हैं, उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, या किंडर स्कूल में बच्चों की केयर करते हैं, उनकी गलतियों को इग्नोर करते हैं, उन्हें खिला खिला के हंसा के नचा के उन्हें नया पाठ पढ़ाते हैं। अगर वो इस स्टार्टिंग में उस बहू को उस तरीके से हमने बात करके तालमेल करके उसके साथ एडजस्ट करके कि मैं तेरे साथ हूँ, जहां भी तुझे दिक्कत आएगी मैं तुझे सपोर्ट करने वाली हूँ। हम महिलाएं ही अगर ये जिम्मेदारी ले लें कि बेटा बाकी किसी की मैं जिम्मेदारी नहीं लेती, मैंने जिन चीजों की दिक्कतें महसूस की हैं मैं तेरे साथ हूँ, हम दोनों अच्छे दोस्त बन के रहेंगे और मिलके हम इस चीज को करेंगे, ये मैं कर लूंगी, ये तू कर लिया करना। तुझे कहीं मेरी कोई बात बुरी लगे तो तुम मुझे फ्रीडम के साथ बता सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लगेगी तो मैं भी तुम्हें फ्रीडम के साथ बताऊंगी। ये तालमेल अगर बैठा लिया जाएगा तो दिक्कत ही नहीं आएगी। वो भी बेचारी बोलने की हकदार रहेगी। तो क्या होता है, या तो वो दबती रहती है, दबाती रहती है अपने आप को, नहीं बोल सकती, नहीं बोल सकती, माँ थोड़ी है, सास है ये तो, या वो फिर फट पड़ती है, मैं ही क्यों बर्दाश्त करूं, मैं भी तो बहू हूं, मेरा भी तो अधिकार है। लेकिन जहां हमने उसे ये अधिकार दे दिया कि बेटा मेरी बात तुझे कभी बुरी लगी तो मुझे बताना तो मैं अपना पक्ष भी बताऊंगी, नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने ये सोच के कहा था, तो झगड़े नहीं हो। तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की तैयारी हम स्टार्टिंग में ही कर लें। नींव तो पहले ही रखी जाएगी ना। इमारत बनाने के बाद नींव रखोगे तो कैसे होगा, फिर तो तोड़ के ही बनानी पड़ेगी दोबारा। तो रिश्ते की शुरुआत में ही, या पुरानी चीजों को खत्म करके आज नए सिरे से अगर मैं उस रिश्ते को रीजनरेट करना चाहती हूँ, उसमें नया जीवन डालना चाहती हूँ, तो पास की सारी चीजों को भुला के पीछे मेरे से जो भी गलतियां हुई, हम पूरा परिवार मिलके अगर किसी एक सिचुएशन पे आके कहें कि आज मेरे परिवार में से प्रेम और आनंद, अशांति फैली हुई है, प्रेम आनंद की कमी है, हम सब मिलके जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपने रिश्ते में अपने परिवार को प्रेम से भर देंगे। बैठे सब लोग और जो भी टेक्निक्स सिखाई जाती हैं उन टेक्निक्स को सीखें और अपना अपना योगदान दें। 100% आगे की लाइफ बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी। लेकिन वो होगा तभी ना जब हम करना चाहें। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं, उसमें हाँ, रिजल्ट उन्हीं लोगों को आएगा जो परिवार में कम से कम मिनिमम 2 लोग तो आए। सारा परिवार बैठता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। अगर परिवार में 4 लोग हैं, चारों बैठे तो और तैयार हो, उनका वो निर्णय होना चाहिए कि रिश्तों में मधुरता लानी है, इसलिए मुझे ये करना है। सिर्फ उसने कह दिया इसलिए आ गया से नहीं होगा। रिश्ते मेरे लिए वैल्यू करते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं।
मेरे रिश्तों में प्रेम होगा तो मेरा पूरा जीवन उससे, मेरा फिजिकल हेल्थ, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी आध्यात्मिक यात्रा, मेरा व्यवसायिक क्षेत्र, मेरा सामाजिक क्षेत्र, सब डिस्टर्ब होगा। मेरे जीवन के जितने भी क्षेत्र ग्रोथ वाले हैं सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जो उसकी मूल है, उसकी जड़ है, उस पे पहले काम कर लूं, ताकि रिश्ते अच्छे होंगे तो मेंटल पीस होगा, मेंटल पीस, इमोशनल पीस, सब कुछ होगा। तो हम अपना बेहतर कर पाएंगे, बेहतरीन कर पाएंगे। इस धरती पे आने का जो लक्ष्य है वो भी, और जो हमारा जीवन के लिए जो प्रैक्टिकली वाला लक्ष्य है वो भी, सब कर पाएंगे। सफलता भी हमारी तरफ बढ़ के है। हम वैसे ही चुंबक बन जाएंगे, वैसे ही फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे कि प्रेम और आनंद हमारी तरफ खींचा चला है। कुछ परिवारों में ये अननोइंगली हो रहा होता है। उनके पूर्वजों ने, उनके बड़ों ने उनके घर के कुछ नियम बना दिए होते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई होती है कि वहां पर वो प्रेम कभी डर की वजह से, कभी एडजस्टमेंट की वजह से एफर्टलेसली हो रहा हो। जहां घर के बुजुर्गों ने कुछ ऐसे नियम बना दिए होते हैं कि वो चल रहा होता है, हमारे घर में ऐसे ही होता है। और उसमें कोई बड़ों को जवाब नहीं देते। अगर ये वाली फीलिंग है तो बच्चे नहीं देंगे जवाब। क्यों नहीं देनी होती है? तो हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे भले के लिए सोचते हैं। वहीं पर बच्चा कहेगा, क्यों भाई, मैं क्यों सुनूं, आप ही थोड़ी सही हो सकते हो, मैं भी तो सही हो सकता हूँ। झगड़ा बढ़ेगा। सिर्फ एक ये फीलिंग कि वो मेरे भले के ही लिए मुझे डांट रहे हैं, एक यही फीलिंग विद्रोह को खत्म कर देगी। मैम, तो बचपन में चप्पल जी। चप्पल जोड़ी बचपन में चप्पल जोड़ी टूटता था तो उसको सिलवाते थे, 2-3 बार सिलवा के उसके 1 साल तक और घसीटते थे, नीचे का सोल पूरा घस जाए। आज के जमाने में चाहे उस टाइम में घड़ी भी हो चाहे कुछ भी हो, टूटा हम्म। हुआ चीज जल्दी से नहीं फेंकते थे। जल्दी फेंक बड़ी देते बहन हैं। के कपड़े पहन फेंकते नहीं थे बिल्कुल ही, उसको बार बार नहीं, अब तो रिपेयर फेंक देता है। करवाते। अब तो अब तो बड़ी समय बहन ही का नहीं है छोटी बहन मैम। पहनने को तैयार नहीं है। नहीं, अब तो समय ही नहीं है रिपेयर कराने की, नया सामान खरीदने के लिए भले ही समय है, नहीं, ऑनलाइन नया रिचार्ज भी रखा करने के है, लिए पहनने लायक भी है, तो भी नहीं पहनने को तैयार। नहीं है, इसका टाइम नहीं है, है मेरा मैम थोड़ी जी, है। समय नहीं है बिल्कुल। रिश्ते भी ऐसे ही हो रहे हैं मैम, रिश्ते भी ऐसे फिर ही वही हैं। वही बात आ जाएगी कि वो प्रोग्रामिंग चेंज कर दी। हमने उन चीजों को देखने का नजरिया बनाया कैसे, प्रोग्रामिंग से। ऐसे तो नहीं होता, ये तो गलत है, इसको तो ऐसे कर लो। प्रोग्रामिंग चेंज कर दी, अब वो प्रोग्रामिंग के रिजल्ट क्या आ रहे हैं। मतलब जैसे हम वो करते हैं ना, माइक्रोवेव में सेलेक्ट करते हैं कुछ, और उससे उसका फंक्शन चेंज होता है। मोबाइल में सेलेक्ट करते हैं, एक टैब के अलावा मैंने व्हाट्सएप खोलने के अलावा इंस्टाग्राम खोल लिया या टेलीग्राम खोल लिया, तो मैं जूम का लिंक थोड़ी मिलेगा मुझे, क्योंकि जूम का लिंक तो व्हाट्सएप पे है। जूम का लिंक चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे ही जाना पड़ेगा। तो कौन सा मैंने क्लिक किया है, कौन सा मैंने सेलेक्ट किया है, क्या मैंने रिप्रोग्रामिंग की है, वो मेरे जीवन को बदल देगी। मेरे मन के अंदर किन चीजों को अब चेतन में भेज दिया है, किन चीजों को मैंने सही मान के ओके कर दिया है, वो चीजें मेरी प्रोग्रामिंग बदली। जैसी प्रोग्रामिंग होगी 100% थॉट्स वैसे ही आएंगे। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही थॉट्स आते हैं। एक की डर की प्रोग्रामिंग है तो उसे डर के थॉट्स आएंगे। एक की हिम्मत की प्रोग्रामिंग है, एक ही सिचुएशन में आपने देखा होगा, एक इंसान एकदम होपलेस हो जाता है, उसको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वहीं पर दूसरा एक इंसान होगा सेम उसी सिचुएशन में, सेम फैमिली का, वो कहेगा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा, कुछ ना कुछ ईश्वर जरूर कर देंगे। तो दोनों की क्या है, सिचुएशन से सेम जी के क्या है, लेकिन पास्ट की प्रोग्रामिंग अलग, दोनों की अलग प्रोग्राम। तो उस कंडीशन में विचार अलग आया, विचार अलग आता है तो क्या होता है, हमारी अंदर की फ्रिक्वेंसी अलग आएगी। डर का विचार आएगा तो डर की फ्रिक्वेंसी होगी, हिम्मत का, होप का विचार आएगा तो होप की फ्रिक्वेंसी होगी। जैसी हमारी फ्रिक्वेंसी होगी वैसी हमारी बॉडी एक्शन लेगी। जैसे एक्शन लेगी वो हमारी बिहेवियर में आएगा, जो हमारे बिहेवियर में आएगा वो हमारी आदतें बन जाएगा, जो हमारी आदतें बन जाएंगी वही हमारी पर्सनालिटी बन जाएगी। और जैसी हमारी पर्सनालिटी होगी वैसी हमारे रेस्पॉन्सेज निकलने शुरू हो जाएंगे। हमारी ब्लास्टर गुस्सा करने की पर्सनालिटी है, क्रोधी पर्सनालिटी है, हम ब्लास्ट करते रहेंगे, गुस्सा करते हैं। हमारी शांति की पर्सनालिटी, मुस्कुराने की पर्सनालिटी है, तो हम उसमें भी मुस्कुरा लेंगे। तो चेंज किया मैम, जा जादू सकता है। जादू किताब यहाँ पे लिंक हो रहा है। जादू किताब से हमारे प्रोग्रामिंग में इतना अच्छा प्रोग्राम, बदलाव। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड का प्रोग्राम हाँ बन गया है।
सेटिंग में चले गए हैं कि अब कोई भावना है तो भी इतना दिन में 1 सेकंड 2 सेकंड आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड की भावना में ही बह रहते हैं। तो गुड न्यूज यही है कि अगर कुछ भी चल रहा है अनवांटेड या कुछ भी ऐसा दिख रहा है, उसे बदला जा सकता है। हम बदलने को तैयार तो हों। इसी के लिए आज की डेट में काउंसलर्स हैं, रिलेशनशिप के काउंसलर्स हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काउंसलर्स हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि ये चीजें सीखनी चाहिए, ये चीजें लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सीखा और सिखाना शुरू किया। तो उसी के लिए हैं वो लोग। जैसे पहले एक वैद्य जी होते थे गांव में, और वो आसपास के 3 गांव के मरीज भी उन्हीं के पास जाते थे। आज क्या है, आज अगर आंखों के ट्रीटमेंट के लिए भी आप जाओगे तो आंखों में भी आपको 6 तरीके के डॉक्टर मिल जाएंगे। कॉर्निया का अलग, सर्जन अलग, नॉर्मल आईज फिजिशियन अलग, आपको अलग अलग मिल जाएंगे। बहुत सारे मुझे पता भी नहीं होंगे। आंखों का रेडियोलॉजिस्ट अलग, जो आंखों के टेस्ट करता है ना। तो आज एक अंग के लिए 4 डॉक्टर हैं। तो वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हमें ध्यान देना होगा। शारीरिक हेल्थ के लिए इंडिया में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन भावनात्मक और मानसिक, उन दोनों के लिए भी हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। जागृति की बहुत ज्यादा जरूरत है। उससे हमारी हेल्थ भी सही रहेगी, हमारा फाइनेंस भी सही रहेगा, रिलेशंस भी सही रहेंगे, हमारी फीलिंग ऑफ अचीवमेंट भी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि वहां पर हमने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया होगा। तो मेरे को इस चीज की बहुत इमरजेंसी फील होती है। और जब सीखा, और तब से लेके आज तक की अनीता में जमीन आसमान का अंतर है। अगर 2010 से पहले की अनीता को मैं देखूं तो वो किस परिस्थिति में कैसे रेस्पॉन्स करती, वो और आज की में बिल्कुल 360 डिग्री का अंतर। पहले वाली आतंकवादी थी, आज की डेट वाली शांति दूत है। इतना बड़ा अंतर। मैम आपको प्रॉफिट इसी में है, आपको जहाँ पे फायदा दिख रहा है उस रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि मेच्योरिटी के साथ, मेरे है मेरे ना, मन फायदा के तो अंदर इसी में है। मुझे तो शांत रहना है ना, मुझे तो खुश रहना है। इंसान की सबसे पहली जरूरत यही होती है कि वो खुश रहना चाहता है। वो जो कुछ भी करता है वो खुशी के लिए कर रहा होता है, सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा होता है। तो मुझे कहाँ मिल रहा है, मुझे वो देख लेना है, स्वार्थी बन जाना है। लेकिन वो स्वार्थ वही कि फायदा तो दोनों उसी का, में। फोर्थ कैटेगरी वाला जो मैंने एग्रीमेंट बताया, तो मेरा भी फायदा, इसका भी फायदा। उस तरीके से जब हम सोचेंगे तो गजब रिजल्ट आएंगे। मुझे आ रहे हैं, आप सबको भी आएंगे। तो जल्दी ही प्लान करेंगे रिलेशनशिप वाले वर्कशॉप्स को। मैं यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ, अगर जहाँ पर आप लोग हैं, खासतौर पर राजस्थान से ज्यादा लोग हैं, जयपुर से ज्यादा लोग हैं, तो हम वहां पर रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ परिवार मिलके इस चीज के लिए चाहें, तो मैं 2 दिन के लिए जयपुर आ जाऊंगी, और हम फुल डे रिट्रीट की तरह कर सकते हैं। जिनके बीच में, जिनको लगता है प्यार है, वो और ज्यादा आएगा, मैं गारंटी ले सकती हूँ। जहाँ अभी प्यार की कमी है, वहाँ आनंद और प्रेम की कमी है, वहाँ बहुत बढ़ जाएगा। हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, प्लान कर लेंगे। तदास्तु अ, तदास्तु तदास्तु। जो लोग अलग अलग शहर से हैं, वो लोग भी करना चाहें तो भी हम 4 फैमिली भी होंगी ना, मैं इतना कहती हूँ, इतना कह सकती हूँ कि 4 परिवार भी अगर तैयार होंगे, क्योंकि मुझे उसको बढ़ाना है। मुझे वो बीज जगह जगह बोने हैं, वो मेरी इंटेंशन है कि रिश्तों में मधुरता आए, लोगों के रिश्ते प्रेममय बने, आनंदमय। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। थैंक यू तथास्तु वेरी मच। तथास्तु तथास्तु।